Good morning, my dear students. Today we want to discuss about the D block elements. Okay, and in previous class we have studied about the first transition series. Okay, and then second जो आज हम अध्ययन करेंगे कुछ second and third ट्रांजिशन अर्थात सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें हमने इससे पहले जो अध्ययन किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, थर्ड इज द मेल्टिंग पॉइंट and boiling points. Okay, fourth metalloids and density and variable oxidation states. Okay, variable oxidation states and some कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे जो अध्ययन किया था वो था कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी अर्थात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, एंड इसके अलावा और भी जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आदि का अध्ययन किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर्ड नेचर्स। ओके, अर्थात सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन में हमने इनका अध्ययन किया था। आज जो हम लेने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमने जैसा कि यहाँ पे इससे पहले अध्ययन किया था कि भाई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रकार से सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये क्या करते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। बट वी नो दैट एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, अर्थात जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द्वारा बनाए जाते हैं और यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज द्वारा बनाए जाते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। हम जानते हैं मित्रों कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 4, ओके, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है इनके द्वारा बनाए जाना एक सामान्य बात होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 4। बट इन केस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, अर्थात सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाए जाते हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इनसे अधिक यूँ कह सकते हैं 7, 8। ओके, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम देखा जाता है कि इनका 7 and 8 भी होता है। अर्थात इससे भी ज़्यादा इनको जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं, या वो कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इससे भी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यू एग्जांपल्स विच आर डिस्प्लेयर लाइक दिस, दीज आर दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लाइक दिस, अर्थात हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड एंड हेक्सासाइनोफेट थर्ड एंड टाइटेनियम H2 all 6+3। अर्थात ये क्या है, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा बनाए जाते हैं, और इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसी प्रकार अब एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो स्क्वायर प्लेनर का होता है NiCN4-2। ओके, दिस इज ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और ये है जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाया जाता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वो 8 या इससे भी कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक पाए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है, वाई के साथ में अर्थात एट्रियम के साथ में H2+3, ठीक। इसी प्रकार मोलिबडेट या मोलिबडेनियम के साथ में साइनाइड 8 है, टंगस्टन के साथ में साइनाइड 8-3। कुछ और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इरिडियम के साथ में इरिडियम Cl6-3 है एंड रोडियम RsCl2Pr3, ठीक है। इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वह
सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से कंपेरेटिवली क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता, ज़्यादा होता। ठीक है, एम आई राइट। अब हम बात करेंगे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, अर्थात ऑक्टाइडल एंड टेट्राइडल एंड स्क्वायर प्लेनर के बारे में। ठीक है, तो आइए लाइक दिस, यहाँ पे मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जस्ट आई एम टेकिंग हियर लाइक दिस। सपोज दैट D8, ओके, D8 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करना आप। अर्थात यहाँ पे मैं आपको ऑक्टाइडल, टेट्राइडल एंड स्क्वायर प्लेनर के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन स्टडी अर्थात कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ऑक्टाइडल, टेट्राइडल एंड स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स मैंने D8 ऑर्बिटल लिया। ठीक है, अब सपोज दैट वी नो दैट व्हेन सपोज दैट जब क्या होता है इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, स्पेशली ऑक्टाइडल की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक दिस ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल में सपोज दैट मैं यहाँ पे आपके सामने डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, D8 1 2 3 4 and 5 like this. Okay, D8 ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब लाइक दिस, इसको हम लाइक दिस अर्थात ये है Eg। ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 3 अर्थात T2G ऑर्बिटल। ओके, यहाँ पे Eg ऑर्बिटल है लाइक दिस। और इन केस ऑफ ऑक्टाइडल की अगर अपन बात करेंगे 1 2 3। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल्स अर्थात जब लिगेंड्स d ऑर्बिटल के पास में आते हैं तो क्या होता है, d ऑर्बिटल डिवाइडेड इन टू पार्ट्स लाइक दिस, Eg ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल। ओके, वी नो दैट Eg ऑर्बिटल इज द हैविंग हायर एनर्जी, क्या होते हैं, हायर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हायर एनर्जी लाइक दिस। ओके, एम आई राइट। एंड T2G these are the lower energy। अब माय डियर स्टूडेंट्स भाई ऐसा क्यों होता है, जब d ऑर्बिटल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स Eg हायर ऑर्बिटल Eg हायर एनर्जी वाले होते हैं और T2G लोअर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल में क्या होता है, अगर अपन ऑक्टाइडल केस की बात करेंगे तो जो लिगेंड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, d ऑर्बिटल्स के एकदम बिल्कुल सीध में आते हैं, जैसा कि X Y एंड Z लाइक दिस, और ये लिगेंड है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स वी नो दैट अगर लिगेंड्स एकदम सीध में आएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन पाया जाएगा। क्या होगा, रिपल्सन पाया जाएगा। और इस प्रकार से जो T2G होते हैं लोअर एनर्जी में हो जाते हैं। ओके, और Eg वाले अपर एनर्जी में चले जाते हैं, अर्थात ये हायर एनर्जी वाले हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि जो ये स्प्लिट होता है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जिसको अपन कहते हैं CFSE, इसका मान होता है 10 del 0। ओके, माइनस 0.4 del 0 एंड प्लस 0.6 del 0। ठीक है, अर्थात जो स्प्लिटिंग होती है अर्थात इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो T2G होते हैं उनकी माइनस में आती 0.4 del 0, अर्थात ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, और ये हायर एनर्जी वाले होते हैं। तो टोटल CFSE का मान होता है 10 del 0। तो
जो अपर एनर्जी वाले होते हैं उनके लिए वैल्यू होती है 0.6 डेल जीरो। ठीक है, एम आई राइट। अब चूंकि ये हो गया ऑक्टाइडल के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो ऑक्टाइडल की कंडीशन होती है, ठीक है। अब इस केस में अगर अपन ने सपोज दैट D8 ऑर्बिटल, अर्थात डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगर सपोज दैट यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन होती है। अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, या लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग, सेकंड वीक। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कपलिंग हो जाती है। ठीक है, एम आई राइट। और इलेक्ट्रॉन वीक है तो इलेक्ट्रॉन की कपलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करूँगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, अगर लिगेंड अगर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही आएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, इन स्पेशली D8 के केस में अगर अपन बात करेंगे तो T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, चाहे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। ठीक है, ये तो होगी इसकी बात। ठीक है, क्योंकि अपन ने बरा जैसे अकॉर्डिंग टू रूल बरा था 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एम आई राइट। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे है। तो जो भी कपलिंग होगी कहाँ पे होगी, इसमें होगी, ईजी ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, T2G में तो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आएंगे इन केस ऑफ द D8 ऑर्बिटल्स, D8 कंडीशन में। ठीक है, ये ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब ये था, आई मीन्स दैट इफ द लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक but there is no any change, only 6 electrons comes in the T2G orbitals, not more than। अगर जो भी चेंज होगा वो किस में होगा, ईजी में होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपन ने ऑक्टाइडल के लिए जो डायग्राम बनाया है ये ध्यान रखिएगा। टोटल CFSU होती है जो 10 डेल जीरो होता है, और T2G लोअर एनर्जी वाले होते हैं, EG हायर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल में क्या होता है, CFSE का मान भी अधिक होता है, क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं बिल्कुल एकदम सीध में आते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी CFSE का मान अधिक हो जाता है, और ये दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है। T2G नीचे आ जाते हैं और EG ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की अब मैं आता हूँ आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर। ओके, तो समझने की कोशिश करना। स्क्वायर प्लेनर के केस में आप चलते हैं, जैसा कि अर्थात स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर प्लेनर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेता हूँ मैं, DsP2 एंड कॉम्प्लेक्स होता है NiCN4 -2। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हो गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे केस वही है, अपन जस्ट 1 2 3। ठीक है, T2G। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे अपन वही लिख देते हैं, ये EG है। ठीक है, इसमें माय डियर स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं dx² y²। ठीक है, EG में भी 2 ऑर्बिटल होते हैं, दूसरा होता है dz²। ठीक है, एम आई राइट। यहाँ पे इनको अपन लिख सकते हैं dxy dyz एंड dzx लाइक दिस। ओके, अब अगर अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो वी नो दैट, अर्थात अकॉर्डिंग टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो dsp2 पाया जाता है। ओके, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ओनली 1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑक्टाइडल की बात की तो सेम कंडीशन है, लेकिन dsp2 में क्या होगा, चूंकि dsp2 संकरणीय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में
न्यू जैसा कि सपोज दैट एक्स वाई एंड जेड लाइक दिस एक्स वाई एंड जेड। ओके, एम आई राइट। अब यहाँ पे ऐसा पाया जाता है कि जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ZX पर कोई किसी प्रकार का लिगेंड्स नहीं आता। ठीक है, एम आई राइट। जो लिगेंड्स आते हैं वो कहाँ आते हैं? dx² एंड y² के सीध में आते हैं। खाने का मतलब जो लिगेंड आएंगे इस तरह आएंगे। ठीक है, और Z पे कोई किसी प्रकार का नो लिगेंड्स, कोई किसी प्रकार का लिगेंड्स नहीं आएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, चूंकि फिर इनकी क्या होगी, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात dx² y² के सीध में लिगेंड आने से क्या होगा, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और किस तरह होते हैं? इस तरह से एक तो हो जाता है अपर एनर्जी वाला जिसको अपन कर सकते हैं dx² y²। ओके, एक हो जाता है dz²। ओके, अर्थात dx² y² इन स्पेशली स्क्वायर प्लेनर के केस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर की, क्योंकि Eg ऑलरेडी हायर एनर्जी वाला होता है और जब इसके लिगेंड्स आते हैं एकदम सीधे में आएंगे तो इसकी ऊर्जा और क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अपर एनर्जी वाला होता है, ये हायर एनर्जी वाला हो जाता है, हायर एनर्जी वाला होता है। एम आई राइट? एंड dz² होता है जो कि लोअर एनर्जी वाला होता है। ओके, ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू पार्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। ओके, अब अगर इन केस क्या होता है, अगर यहाँ पे सपोज दैट हमने जस्ट बात की थी इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग कर जाएगा। ठीक है, अगर लिगेंड वीक है इन केस ऑफ द DsP2 संकर्ण या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की केस की बात करेंगे अपन D8 कंडीशन में, अगर लिगेंड क्या स्ट्रॉन्ग है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो दिस इलेक्ट्रॉन कम्स लाइक दिस। ओके, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, या इस प्रकार सपोज दैट जैसे ये dz वाला है तो दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर। ओके, तो ये तो हो गया dz², इसमें क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अर्थात ये भी क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 है, 2 इसमें हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, वैकेंट कौन सा बचा, ये वाला। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है चूंकि इन DsP2 संकर्ण या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जब यहाँ पे dx² y² Eg में क्या होता है, dx² y² जो x होती है उसके एलोंग, या यूँ कह सकते हैं एकदम जब लिगेंड्स आते हैं तो इसकी एनर्जी dz² से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि dz² के सामने कोई लिगेंड नहीं आता। ठीक है, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं ये इस प्रकार अपने आप को व्यवस्थित करते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो अब dx² y² वाला जो ऑर्बिटल होता है ये DsP2 संकर्ण में भाग लेता है। ठीक है, एम आई राइट? ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द करेक्ट। ओके, अब चूंकि CFAC वैल्यू का मान DsP2 संकर्ण या यूँ कह सकते हैं ऑक्टाइडल की अपेक्षा स्क्वायर प्लेनर की ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्योंकि अपन नहीं जानते इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल ओनली यहीं तक रहता है, यहाँ पर भी क्या होता है हायर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है Eg ऑर्बिटल। ओके, थैंक यू। तो ये आपको समझ में आया होगा इन केस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जस्ट अगर अपन टेट्राहेड्रल की बात करें तो क्या हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल चूँकि उसके जो लिगेंड्स होते हैं d ऑर्बिटल के एकदम बिल्कुल सीध में नहीं आके क्या होते हैं, इन बिटवीन आते हैं। इन बिटवीन आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो रिपल्सन का मान है
वो कम हो जाएगा, और रिपल्सन ज़्यादा नहीं होता, और ज़्यादा नहीं होता तो क्या हो जाएगा उसका जस्ट अर्थात T2G कहाँ चले जाएंगे, अपर साइड पर आ जाते हैं, और EG कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे T2G टेट्राहेड्रल केस में T2G यहाँ आ जाते हैं और EG यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से होता है टेट्राहेड्रल के केस में, इस तरह से, ठीक है। इसको मैं एक बार आपके सामने अच्छी तरह से ड्रा कर देता हूँ। इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल लाइक दिस, ओके, अर्थात 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड डिवाइड यहाँ पे 1 2 3, ओके, एंड 1 2, अर्थात ये ठीक है, क्योंकि ये क्या है T2G है, ठीक है, dxy dyz एंड dzx, ठीक है, और ये क्या हो गया dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, लाइक दिस, ओके। अब इनका वैल्यू वही CFSE वाला अगर बात करेंगे, अब क्या हो जाता है, चूँकि जो -0.6 del 0, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, लिगेंड्स एकदम एक्सिस में नहीं आते बल्कि इन बिटवीन आते हैं, इसलिए EG की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, T2G की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, 0.4 del 0 हो जाता है, टोटल कितना होता है 10 del 0 इक्वल टू CFSE, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये जो टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है, तो आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द क्लियर टू इट, ठीक है, ये तो हो गई बात। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम एज ए कंपैरिजन करेंगे कि भाई CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होती है वो किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होती है, किस प्रकार से टेट्राहेड्रल की कम होती है, और स्क्वायर प्लेनर की एज ए कंपेयर ऑक्टाहेड्रल के ज़्यादा होती है, ठीक है। जस्ट यू कम हियर लाइक दिस। मैं कुछ विद इन शॉर्ट अर्थात कुछ पॉइंट्स में लिखने जा रहा हूँ जिसके आधार पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, लाइक दिस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस, हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे, जैसा कि CFSE वैल्यू CFSE अर्थात यहाँ पे CFSE del octahedral इज ग्रेटर देन CFSE del tetrahedral, ठीक है, एम आई राइट। सेकेंड, CFSE del स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन del स्क्वायर, ठीक है, समझने की कोशिश करना, अर्थात ये होगा। थर्ड इज CFSE वैल्यू depends upon strong and weak ligand, एम आई राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम कैलकुलेशन ऑफ CFSE वैल्यू, presence of paired और unpaired electrons, okay, am I right? तो my dear students, we know that in case of the CFSE del octahedral, मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि इन द ऑक्टाहेड्रल केस में जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, बिकॉज इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल में जब d ऑर्बिटल का स्प्लिट होता है तो जो लिगेंड आते हैं वो एकदम सीध में आते हैं, ओके, सीध में आएंगे तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में CFSE की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कंपेरिजन टेट्राहेड्रल के, ओके, एम आई राइट। चूँकि टेट्राहेड्रल में
जो लिगेंड्स होते हैं वो एकदम सिद्ध में नहीं आके क्या होते हैं, इन बिटवीन आते हैं। इन बिटवीन आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल की जो CFAC मान की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अर्थात फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एंड ये तो हो गई बात, क्योंकि CFAC का मान ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा होता है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल का कम होता है। दूसरा, इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वी नो दैट देयर आर 6 लिगेंड्स। ओके, जब 6 लिगेंड्स आते हैं और वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो 6 लिगेंड्स आएंगे तो कंपैरेटिवली टेट्राहेड्रल के क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जबकि टेट्राहेड्रल क्या होता है, कम स्थायी होता है। स्थायी तो होता है लेकिन कंपैरेटिवली ऑक्टाहेड्रल के कम होगा। ठीक है, एम आई राइट। अब आती है CFAC, अर्थात इस इन केस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर स्पेशली वी नो दैट जस्ट वी हैव डिस्कस्ड देयर इन केस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इन बिटवीन, अर्थात जब ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में जब लिगेंड्स एकदम सीध में आएंगे तो डिवाइड इन टू पार्ट्स, अर्थात T2G और EG। ओके, यहाँ तक सीमित होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, चूंकि EG ऑर्बिटल होता है तो उसमें dx² y² एंड dz² होता है। तो वी नो दैट z² की वैल्यू कम होती, अर्थात ऊर्जा कम होती। कम क्यों होती, क्योंकि z के एक्सिस, अर्थात z एक्सिस के एकदम सीध में कोई किस प्रकार का लिगेंड्स नहीं आता। ठीक है, तो dx² y² ऑलरेडी हायर एनर्जी वाला होता है और क्या होती है, इसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो dz² लोअर हो जाता है, लोअर एनर्जी वाला हो जाता है। तो इस प्रकार जो इसकी CFAC की वैल्यू होती है कंपैरेटिवली ऑक्टाहेड्रल के भी अधिक होती है। ठीक है, एम आई राइट। अब अपन बात करेंगे CFAC वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। ओके, एंड जस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि भाई दो प्रकार के लिगेंड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। चूँकि वीक लिगेंड होगा तो जो d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पेयरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मान CFAC की अपेक्षा क्या होती है, कम होता है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसका मान कंपैरेटिवली क्या होता है, अधिक होता है। तो वो क्या करेगा, d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पेड कर देगा, तो उसका CFAC का मान भी अधिक यूँ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कंपैरेटिव, अर्थात वो उसको उसके पास में इतनी ऊर्जा होती है कि वो CFAC से भी ज़्यादा उसके पास में ऊर्जा होती है, वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को पेड कर देता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड की बात हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ CFAC वैल्यू प्रेजेंस ऑफ पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम चूँकि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम CFAC का मान भी निकालेंगे। ओके, लाइक दिस। जैसा कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, सपोज दैट टाइटेनियम H2O6 + 3। ठीक है, एम आई राइट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इस केस में टाइटेनियम H2O6 + 3 में चूँकि टाइटेनियम का यहाँ पे जो होता है D1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, D1। ठीक है, अगर D1 है, ठीक है, और H2 क्या है, वीक है। ठीक है, अब हम यह यूँ कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू अपन जैसे सपोज दैट कैलकुलेट करें तो D1, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, लाइक दिस, एंड डिवाइड दिस, सपोज दैट है तो ऑक्टाहेड्रल, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं 1 2 3। ठीक है, दिस इज द T2G एंड दिस इज द EG ऑर्बिटल। ठीक है, एंड D1। अब माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि D1 इलेक्ट्रॉन से जो कि किस में है, EG ऑर्बिटल्स, सॉरी T2G में प्रेजेंस है। ठीक है, टोटल वैल्यू इसका अपन जानते हैं CFAC = 10 del 0 होता है। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, -0.4 del 0 होता है, ऊपर वाले का 0.6 del 0 होता है। ठीक है, तो चूँकि इसको अगर अपन CFAC को लिखेंगे जिस प्रकार से, देखना CF, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
CFSE, ओके, इक्वल -0.4 del 0, ओके, प्लस 0.6 del 0, ठीक है। ये टोटल मान हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगर अपन सपोज दैट इन केस देखें, H2 वाले केस में देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस से कहाँ पे प्रेजेंस है, सिर्फ T2G में उपस्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि 0.6 अर्थात Eg में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता तो अपन उसका यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट जैसा कि 0 - 0.4 del 0 इंटू 1, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -0.4 del 0, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पीसी का मान क्या हो जाएगा, इस केस में केवल -0.4 del 0 हो गया, ठीक है। अगर सपोज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो क्या हो जाएगा, जब तक Eg में कोई किस प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें अपन लाइक दिस 0.4 × 2 -0.8 del 0, ठीक है, इस प्रकार। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लाइक दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो देखेगा। जैसा कि D4, D5 एंड D6, ओके, इस तरह से, या D4 के यहाँ D6 कर दीजिएगा, D8, यहाँ पे अपन लिखेंगे वीक लिगेंड, वीक ligands in presence of the weak ligands, okay, either strong ligands, ओके। अब चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे जैसे लिखते हैं T2G एंड Eg, ठीक है, T2G एंड Eg लाइक दिस, T2G एंड Eg इन प्रेजेंस ऑफ द वीक लिगेंड। माय डियर स्टूडेंट, D4 है, ठीक है। D4 को अगर अपन देखेंगे सपोज दैट इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो T2G के केस में अगर वीक लिगेंड है तो 1 2 3 4, ठीक है, T2G एंड Eg में क्या 0, ठीक है। इसी तरह से 6 की अगर अपन बात करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। यहाँ पे देखेंगे इस केस में अगर अपन देखेंगे और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका अगर अपन ऑन बिहाफ ऑफ दी शेप ऐसी कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये देखना है इसको, इस प्रकार से, जैसे D4 है, D6 है, ठीक है, D6 में है, ओके, D6 में पेयरिंग कर रखा है, ठीक है, D6 हो गया 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार D8 है, तो D8 में इस तरह से कर रखा है, ठीक है। तो हम इसको एक बार कैलकुलेशन करते हैं वीक लिगेंड की लाइक दिस। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे CFAC बराबर, क्योंकि T2G में है ना, सॉरी 1 2 3 4, ओके, 4 के केस में। अब यहाँ पे देखना, क्योंकि T2G के लिए -0.4 del 0 अर्थात del 0 की जगह अपन लिखें del 0
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3 प्लस 0.6 इंटू 1, तो इसका मान निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6, अर्थात इसका जो मान आएगा वो आएगा -0.6, अर्थात CFAC की वैल्यू क्या हो जाएगी D4 के लिए इन प्रेजेंस ऑफ द वीक लिगेंड्स। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, ये वैल्यू है, ये किसके लिए आएगी D4 के लिए। अगर अपन बात करें D6 के लिए तो CFAC बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, ठीक है, -0.4 इंटू 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में AG में, ठीक है, 0.6 इंटू 2, ओके। तो ये हो जाएगा -1.6 प्लस 1 प्लस के कितना हो जाएगा 1.2, ओके। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 0.4, ओके। किस केस में आएगा D6 में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन D8 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, D8 में देखेंगे, चूँकि D8 में देखना T2G में कितने 6 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो CFAC इक्वल -0.4 इंटू T2G के लिए अगर अपन देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस यहाँ पे देखेंगे 0.6 इंटू 2, ओके। तो माइनस का -2.4 प्लस कितना हो जाएगा 1.2, ओके। तो माइनस का कितना बचा 1.2, अर्थात D8 में जो CFAC का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द वीक लिगेंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे D8 के केस में हो गया, D6 में अपन ने निकाली थी 0.4, ठीक है, एंड इसकी 6, ठीक है। D8 में ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, ये तो होगी वीक लिगेंड की, अपन जो वैल्यू निकाली, अब ये क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्या हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में होगा, जैसे सपोज ये D4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, EG क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यानी कि कहने का मतलब D6 है, D6 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपन ने जो ये वैल्यू निकाली CFAC की, वह वीक लिगेंड्स की। अब एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए, लाइक दिस। तो ये इस प्रकार अपन CFAC की मान की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, लाइक दिस, D4, इसमें दे रखा है D4, D5 एंड D6 एंड D7, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं T2G एंड EG, T2G and EG, like this, okay, 1 2 3, okay, like this, and 1 2 3 and 1 2, ठीक है। T2G EG 1 2 3 and 4, okay, 1 2 3 4 5, ठीक है। D6 की अगर बात करेंगे 1 2 3, like this, and 1 2, ठीक है, 1 2 3। ये अगर अपन बात कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड
7। ओके, अर्थात ये T2G है, ये Eg है, T2G Eg, T2G Eg, ओके एंड Eg। ओके, अब हम इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वी नो दैट इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेड हो गए। अर्थात यहाँ पे देखिएगा इसके लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको कैलकुलेशन करते हैं -0.4 इंटू, क्योंकि यहाँ पे क्या है डे 4 के केस में तो T2G में प्रेजेंस है 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है, तो -1.6, अर्थात इन केस ऑफ द D4 में CFSE का मान कितना आएगा, -16। ठीक है, इन केस ऑफ द D5 में क्या हो जाएगा, D5 में हो जाएगा -0.4 इंटू 5, अर्थात कितना होगा, -2.0। ठीक है, ये CFSE का मान है। ठीक है, इन केस ऑफ द D6 में अगर अपन बात करेंगे, CFSE इक्वल -0.4 इंटू 6, कितना हो गया, -2.4। ओके, इसी प्रकार इस केस में बात करेंगे अपन D7 के केस में, तो क्या हो जाएगा, CFSE -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 प्लस का 6 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, अर्थात -2.4 प्लस 0.6। ओके, अर्थात -2.4 जो कि ज़्यादा है और प्लस 0.6 जो कि कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.8 del 0। ठीक है, ये होगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो कि प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट CFSE वैल्यू का मान डिपेंड अपॉन दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स। ओके, आज हम ये अध्ययन करेंगे। आई थिंक दैट दिस पॉइंट टू इज क्लियर टू यू। और नेक्स्ट जो अपन टॉपिक लेंगे वो लेंगे कि CFSE अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू वेरी मच।